सबसे पहले बात करते हैं बयान पर मचे बवाल की। राहुल गांधी के हिंदू धर्म और शक्ति पर दिए गए बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक राहुल के बयान पर मचा हुआ है घमासान। बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला और तेलंगाना की रैली में राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर जबरदस्त प्रहार किया। 2024 के चुनावी रण में राहुल गांधी का यह बयान सेल्फ गोल माना जा रहा है और राहुल गांधी के बयान ने पीएम मोदी को दे दी है शक्ति। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या बयान दिया और पीएम मोदी ने कैसे उस पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कल मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली में कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है और वो उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जिस शक्ति की बात वो कर रहे हैं उन्होंने उनका गला पकड़कर बीजेपी की ओर किया है। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार पीएम मोदी ने तेलंगाना से किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके लिए हर मां, हर बेटी शक्ति का रूप है। वो माताओं बहनों की शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को ललकारते हुए कहा कि शक्ति को खत्म करने की इंडिया की चुनौती वो स्वीकार करते हैं। शक्ति की इंडिया गठबंधन की चुनौती स्वीकार करते हैं। शक्ति की रक्षा के लिए वो जान की बाजी लगा देंगे और माताओं बहनों की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा देंगे। शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। शक्ति पर प्रधानमंत्री का यह सख्त संदेश है। शक्ति पर प्रधानमंत्री की एक कड़ी चुनौती है। शक्ति पर प्रधानमंत्री का यह खुला ऐलान है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के साथियों के लिए। मुंबई में इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन में राहुल ने जिस शक्ति से लड़ने की बात कही, उसने वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री और एनडीए को बड़ी शक्ति दे दी। सनातन के बाद अब शक्ति ने 24 के चुनाव का बड़ा मुद्दा तय कर दिया है। मुंबई में राहुल ने शक्ति से लड़ाई का बयान दिया तो बीजेपी ने उसे चुनावी हथियार बनाने में जरा भी वक्त नहीं लगाया और राहुल गांधी पर हिंदू और महिलाओं के अपमान का आरोप लगा दिया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की मूल समझ ही नहीं है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? हमारे यहां मूल शब्द शक्ति माना गया है। बीजेपी के साथ ही हिंदू साधु संतों के निशाने पर भी कांग्रेस है, जो शक्ति और हिंदुओं के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने खुद अपना परिचय दिया है और अब स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है। जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है, वो असुर है। अनेक असुरों का संहार किसने किया था? शक्ति ने किया था, माँ देवी ने किया था। और ये शक्ति से लड़ने की बातें कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अपने को ये साबित कर दिया इन्होंने कि ये महिषासुर के वंश के हैं। ये एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है।
खैर, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो पूरी जंग बाकी है, अभी तो चुनावी चरणों का चरणबद्ध तरीके से आना बाकी है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मौसम की तपिश बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगी बयानों की तलखी भी। और 4 जून तय करेगा कि किसे मिली शक्ति। और अब आपको कुछ ऐसे बयान दिखाते हैं जो बीते चुनावों में मोदी के लिए शक्ति बन गए हैं। साल 2007 लिए चलते हैं आपको। साल 2007 के चुनावों में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा था मौत का सौदागर। नतीजा क्या हुआ? गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। 2014 चलिए अब, जहां सोनिया गांधी ने जहर की खेती वाला बयान दिया। नतीजा 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। 2014 में ही मणिशंकर अय्यर ने मोदी को कहा था चाय वाला। नतीजा लोकसभा में बीजेपी की जीत हुई। 2017 में एक बार फिर मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिया था विवादित बयान। नतीजा गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक बार फिर जीत हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव चलिए, जहां उससे पहले ही चुनाव से ऐन पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। नतीजा लोकसभा में बीजेपी को और बड़ी जीत मिली। 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना की थी रावण से। नतीजा गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 2023 में खड़गे ने कहा था मोदी जहरीले सांप है, और इस बयान के बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी की हार हुई थी। 2024 में अभी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, और अब इंतजार हो रहा है कि किस तरह से इस बयान के बाद हंगामा होता है। लेकिन मोदी का परिवार नहीं है कहने के बाद तमाम बीजेपी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार अपने नाम के साथ जोड़ लिया है और उसे ट्रेंड करा दिया है। बढ़ते हैं आगे। एमपी में कांग्रेस को झटका दर झटका मिल रहा है। कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले सैयद जफर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके साथ कई और समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लक्ष्य के करीब पहुंचने की बात कही है। एमपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। बीजेपी का दामन थामने वाले नेता हैं सैयद जफर। उनके साथ रतलाम, उज्जैन, दमोह, रीवा के कई कार्यकर्ता भी हैं। इन सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी का कुनबा बढ़ाने वालों का स्वागत किया। अभी अंत नहीं, अभी तो और काफी लोग बचे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से भाजपा के परिवार में आपका सबका स्वागत है। हमारी सरकार आप सबके मनोभाव के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम की बात करेंगे, निश्चित रूप से हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास के नए कीर्तिमान बनाएंगे। उधर कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का 370 प्लस वोट बढ़ाने का लक्ष्य कारगर साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश भारत के अंदर रिकॉर्ड बना रहा है। हर बूथ की ज्वाइनिंग है। कोई बड़े बड़े नेता नहीं, बड़े बड़े नेता तो आ ही गए हैं, लेकिन हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने 370 प्लस मत बढ़ाने का जो अभियान है, इसी रूप में वो आज कारगर सिद्ध हो रहा है। सैयद जफर के कांग्रेस छोड़ने को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही तंज कसते हुए 1000 और 2000 के पुराने नोट से तुलना की जो चलन से बाहर हो गए हैं। अब सैयद जाफर जैसे लोग अगर संघ की विचारधारा से सहमत हो रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य है। इनकी हालत इस चुनाव के बाद मैं समझता हूं कि वो कलदार और बाकी खोटे सिक्के नहीं, ये 500 के, 1000 के, 2000 के नोट जो बंद हुए ना, वो स्थिति रहेगी, कहीं चलेंगी नहीं। कांग्रेस भले ही सैयद जफर के पार्टी छोड़ने को झटका नहीं मान रही, लेकिन छिंदवाड़ा में बीजेपी की ये बड़ी सेंध है। कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले सैयद जफर कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में किसी करीबी का बीजेपी में जाना झटका तो है ही। खास बात यह भी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मेगा ज्वाइनिंग अभियान शुरू किया और ऐसा लगता है कि एमपी कांग्रेस के कई दिग्गज इस अभियान के साथ मानो जुड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छिंदवाड़ा सीट बीजेपी के लिए इतनी अहम क्यों है और सैयद जफर का कनेक्शन क्या है, ये अब आपको समझाते हैं।
छिंदवाड़ा में किस तरह से सेंध लगाई गई है अब आपको देखिए। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां दमदार प्रदर्शन किया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ यहां से सांसद बने, इकलौती सीट जो कांग्रेस ने जीती। 2009 में बीजेपी सिर्फ छिंदवाड़ा सीट ही, माफ कीजिएगा 2019 में बीजेपी सिर्फ छिंदवाड़ा सीट ही हारी थी। 2024 में बीजेपी साफ कर चुकी है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतेगी, उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। सैयद जफर मुस्लिम समाज में एक बड़ा चेहरा है, कमलनाथ के करीबी हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा का लगातार दौरा कर रहे हैं। तो इस तरह से छिंदवाड़ा में सेंध लगाने का बीजेपी का प्लान है। अब आपको बताते हैं कि अब तक कांग्रेस के किन किन दिग्गजों ने पार्टी को छोड़ दिया है। तो अरुणोदय चौबे ने पार्टी छोड़ी, शिवदयाल बागरी का भी कांग्रेस से मोह भंग हुआ, सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके अलावा गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, सतपाल पलिया, ये तमाम नाम हैं जिन्होंने हाथ का साथ छोड़कर अपने हाथों में कमल के फूल को थाम लिया है। बढ़ते हैं आगे। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस बाहरी उम्मीदवारों पर दांव खेल सकती है। नाम की चर्चा के बीच पार्टी के अंदर खाने घमासान शुरू हो गया है। मुरैना और गुना सीट पर बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया जा सकता है, तो वहीं ग्वालियर सीट पर दूसरी पार्टी से लाकर उम्मीदवार उतारने की बात कही जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस के जो लोकल कार्यकर्ता है, स्थानीय कार्यकर्ता है, वो नाराज बताए जा रहे हैं। एमपी में बीजेपी ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। ग्वालियर चंबल की 4 लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस ने केवल भिंड सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है। इस बीच मुरैना, ग्वालियर और गुना पर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने की चर्चा के साथ कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस के अंदर खाने चल रही चर्चाओं की बात करें तो गुना से अरुण यादव को टिकट मिलने की चर्चा है। मुरैना से सत्यपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ग्वालियर से अनूप मिश्रा को टिकट मिल सकता है। खास बात यह कि ये सभी नेता बाहरी हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं और ग्वालियर, मुरैना और गुना के मूल कांग्रेस नेताओं को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। कोई विरोधाभास नहीं है, कोई घमासान नहीं है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं का 100% सम्मान किया जाएगा। कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वही प्रत्याशी बनेगा, चाहे वो भिंड हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुना शिवपुरी हो। और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर ही भिंड लोकसभा सीट से आदरणीय फूल सिंह भरैया जी को टिकट दिया गया है। स्थिति ये आ गई है कि कांग्रेस जिससे भी लोकसभा चुनाव लड़ने को कहती है वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर देता है। चाहे जगत बहादुर अन्नू हो, जबलपुर से उनका नाम चला, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की। संजय शुक्ला का नाम इंदौर से चला, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की। अरुणोदय चौबे का नाम चला, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। मतलब उनको तो डर ये लग रहा है कांग्रेस के नेताओं को कि कहीं आला कमान की दृष्टि हम पे न पड़ जाए और हमको चुनाव लड़ने को न कहे। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। यही वजह है कि कांग्रेस 4 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर पाएगी। हालांकि 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। ऐसे में टिकट किसे मिलता है और कार्यकर्ता इसे कैसे लेते हैं, ये जल्द साफ हो जाएगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। तो ये तो बात हुई इन बाहरियों की जिन्हें टिकट मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कि इनके अलावा कांग्रेस के कौन कौन से दावेदार हैं। कांग्रेस के दावेदारों में गुना से ऋषि अग्रवाल का नाम चल रहा है, पूर्व मंत्री केपी सिंह का नाम भी चल रहा है। अब आइए बात करते हैं मुरैना की। मुरैना से पंकज उपाध्याय और दीपक शर्मा के नाम रेस में हैं। अब साथ ही ग्वालियर की बात कर लेते हैं, जहां देवेंद्र शर्मा, प्रवीण पाठक और भगवान सिंह, इनमें से कोई एक नाम कांग्रेस पार्टी फाइनल कर सकती है। यहां से चलते हैं छत्तीसगढ़। महादेव ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश रचने और भूपेश बघेल की छवि खराब करने के आरोप लगाए, तो वह बीजेपी ने पलटवार किया और भूपेश बघेल को घेरा। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है। इस बीच राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल सियासत के सेंटर में आ गए हैं।
दरअसल महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर को लेकर भूपेश बघेल ने सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस ने भी सुर से सुर मिलाए। कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश रचने के साथ ही भूपेश बघेल की छवि खराब करने के आरोप लगाए। राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से, कांग्रेस की मजबूती से डरी हुई है। इसीलिए वह हर चुनाव के पहले, हर चुनाव के दौरान ईडी का, आईटी का, सीबीआई का दुरुपयोग करती है। विधानसभा चुनाव के पहले भी यही किया गया था। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक बार भूपेश बघेल जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने जांच एजेंसी के एक्शन को सही ठहराया और कहा कि तथ्यों के आधार पर केस दर्ज हुआ है, जबकि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पूर्व सीएम पर सवालों की बौछार की। बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार के घोटालों का जिक्र किया, साथ ही भूपेश बघेल को जांच एजेंसी को सहयोग करने की नसीहत भी दी। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें जितने नाम आए हैं, पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है, उसकी सत्यता के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा। खाली यही कहा कि वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। तथ्यात्मक बयान आज तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? अभी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन बातों को कहा, ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जा रहा है। डिटेल जवाब क्यों नहीं देते? महादेव ऐप सट्टा मामला विधानसभा चुनाव के दौरान भी उठा था और इसका खामियाजा एक तरह से कांग्रेस को चुनाव में करारी हार के साथ उठाना भी पड़ा। अब जबकि लोकसभा चुनाव होने हैं, भूपेश बघेल मुश्किल में दिख रहे हैं, वहीं बीजेपी के लिए ये सियासी तौर पर मौका बन गया है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस पर सियासत भी खूब होगी और जुबानी जंग भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको बताते हैं कि लोग क्यों कह रहे हैं कि मेरा कश्मीर बदल रहा है। दरअसल श्रीनगर में फार्मूला 4 रेस देखकर लोगों का जोश हाई है और सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं मेरा कश्मीर बदल रहा है। श्रीनगर में डल झील के किनारे दिखाई दिया फार्मूला 4 का जलवा। फर्राटा भरती कारों को देखकर कश्मीर के लोग हैरान रह गए। बड़ी संख्या में फार्मूला 4 कार शो देखने के लिए दर्शक पहुंचे थे। रफ्तार और संतुलन का करिश्मा देख लोग हैरान थे। श्रीनगर में डल झील के किनारे ये ऐतिहासिक शो हुआ। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार सड़कों पर फार्मूला 4 कार दौड़ती हुई दिखाई दी। कारों की रफ्तार देख सब रोमांचित हो उठे। 1.7 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ये शो हुआ। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बहुत सुखद है। ये जम्मू कश्मीर की सुंदरता को और अधिक प्रदर्शित करने में मदद करेगा। भारत मोटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है और श्रीनगर उन स्थानों में शीर्ष पर है जहां ऐसा हो सकता है। इस फार्मूला रेस को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया है मेरा कश्मीर बदल रहा है। धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में तेजी से हालात बदले हैं। ये पहला मौका था जब फार्मूला 4 कार शो श्रीनगर में हुआ। पाकिस्तान के एक्सपर्ट जम्मू कश्मीर में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस को देखकर हैरान है। पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट तो इस कार रेस के बहाने कश्मीर में तरक्की की चर्चा कर रहे हैं। इस फार्मूला 4 कार रेस को जम्मू कश्मीर की तरक्की से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद लोग बढ़ चढ़कर विकास और खेल से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं।
पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि जम्मू कश्मीर में फॉर्मूला 4 जैसा कोई शो भी हो सकता है, लेकिन अब ये मुमकिन लग रहा है और इसका बड़ा श्रेय मोदी सरकार के फैसलों को दिया जा रहा है। ये रफ्तार सिर्फ इनकार की ही नहीं है, बल्कि ये रफ्तार है विकास की। जम्मू कश्मीर में तेजी से बेहतर होते हालात की आज जम्मू कश्मीर के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं और फॉर्मूला 4 शो में बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शक इसका प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात होगी नर्सिंग कॉलेज की, जहां प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल सीबीआई जांच में अपात्र घोषित किए गए नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये छात्र सत्र 2022-23 के लिए होने वाले परीक्षा में भाग ले पाएंगे। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को हुई सुनवाई का विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। अंतरिम आदेश से प्रदेश के हजारों नर्सिंग छात्रों को राहत मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 20 मार्च को होनी है, लेकिन अपात्र कॉलेजों के छात्रों के लिए ये बड़ी राहत है। वो कॉलेज जिनकी मान्यता को खत्म कर दिया गया, उन कॉलेजों के छात्र भी अब परीक्षा दे पाएंगे। 2022-23 सत्र के लिए होने वाली परीक्षा में ये नर्सिंग कॉलेज के छात्र भाग ले पाएंगे। ये उन कॉलेजों की हम बात कर रहे हैं जिन कॉलेजों की मान्यता को खत्म कर दिया गया था। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे। पवन, ये तमाम छात्रों के लिए राहत की खबर है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि तमाम छात्र, लगभग मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी परीक्षाएं होंगी। 2021 में एडमिशन लेने वाले छात्र अभी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे। हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा था, लेकिन सीबीआई की जांच की वजह से ये पूरा मामला लंबित था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने सबसे पहले सूटेबल कैटेगरी के कॉलेजों को परीक्षा कराने के निर्देश दिए। उसके बाद में अनसूटेबल और डेफिशिएंट कैटेगरी में जो कॉलेज है, लगभग 250 कॉलेज, उनकी भी परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए। 1 लाख छात्रों के लिए अब ये राहत की खबर है और जल्द ही उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। जी, तो बड़ी राहत की खबर है ये फैसला उन तमाम छात्रों के लिए। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।